हेलो गाइस, मैं शोभना सिंह आपका वेलकम करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल आरपीएफ रेलवे एग्ज़ाम में। गाइस, आज मैं आपके लिए सीआरपी से क्वेश्चंस लेके आई हूँ। सीआरपी एक्ट से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ, क्योंकि सीआरपी को याद करने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है आईपीसी और अन्य एक्ट के मुकाबले। तो आप पढ़ते रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन तो मई में आने वाला था, लेकिन अभी तक तो आया नहीं है और नोटिफिकेशन तो कभी भी आ सकता है। तो अगर नोटिफिकेशन आ गया तो उसके बाद आपको पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा बिल्कुल। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप पढ़ाई बंद ना करें और धीरे धीरे एक एक मेरी वीडियो देखते रहें, ताकि आपके सारे टॉपिक्स कवर हो जाएँ और आपको अच्छे से याद हो जाए। अब हम टॉपिक वाइज क्वेश्चंस कर रहे हैं। उसके बाद जब हमारे सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे तो हम मिक्स क्वेश्चन करेंगे, मतलब सारे क्वेश्चन एक साथ करेंगे। अभी आपके पास टाइम भी है, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप हर एक टॉपिक को अच्छे से याद करें, ताकि आपके दिमाग में अच्छे से वो टॉपिक लर्न हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए चलते हैं हम आपका बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज हमारे सीआरपीसी के क्वेश्चंस पर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको आज ही क्वेश्चंस करने के बाद सीआरपीसी जो है काफ़ी अच्छे से समझ में आने लगेगा। तो चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पे। दंड प्रक्रिया संहिता में उच्चतम न्यायालय को किस धारा में परिभाषा दी गई है? दंड प्रक्रिया संहिता जो कि हमारा सीआरपीसी है, उसमें उच्चतम न्यायालय को किस धारा में परिभाषा दी गई है? इन विच सेक्शन इज द सुप्रीम कोर्ट डिफाइन इन द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर? तो बताइए ऑप्शंस देख के हमारा राइट आंसर क्या होगा। सीआरपीसी में जो है उच्चतम न्यायालय को किस धारा में परिभाषा दी गई है? तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 2E। 2E में उच्चतम न्यायालय को दंड प्रक्रिया संहिता में परिभाषा दी गई है। जैसे कि मैं हमेशा आपको चारों ऑप्शन बताती हूँ, तो इसलिए सीआरपीसी की मैं आपको चारों ऑप्शन बताऊंगी। चलते हैं हमारे बाकी के ऑप्शंस पे कि किस किस ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी 2F, इसमें क्या बताया है? 2F में भारत के बारे में, ठीक है। ऑप्शन सी 2X, एक्स में क्या बताया है? 2X में वारंट मामला। ऑप्शन डी 2W में क्या बताया है? समन मामला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2, दंड प्रक्रिया संहिता में विशेष न्यायिक महानगर मजिस्ट्रेट को किस धारा में बताया गया है? मतलब जो हमारी दंड प्रक्रिया संहिता है उसमें विशेष न्यायिक महानगर मजिस्ट्रेट है, उसको किस धारा में बताया गया है? इन विच सेक्शन इज अ स्पेशल जुडिशियल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट मेंशन इन द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर? बताइए ऑप्शंस देख के क्या होगा हमारा आंसर। सीआरपीसी में विशेष न्यायिक महानगर मजिस्ट्रेट को कौन सी धारा में बताया गया है? क्या होना चाहिए इसमें हमारा राइट आंसर? तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए धारा 18। धारा 18 में विशेष न्यायिक महानगर मजिस्ट्रेट को बताया गया है। चलिए बाकी के ऑप्शन भी मैं आपको बता देती हूँ कि कौन से ऑप्शंस में क्या बताया गया है। जैसे कि ऑप्शन बी धारा 24, इसमें क्या बताया गया है? लोक अभियोजक, ठीक है। और ऑप्शन सी धारा 37, धारा 37 में क्या बताया गया है? जनता द्वारा मजिस्ट्रेट और पुलिस की सहायता। जैसे कि जनता जो है मजिस्ट्रेट और पुलिस की सहायता करेगी, जैसे कि गिरफ्तारी करने में या गिरफ्तारी से भागने के रोकने में, या फिर रेलवे, नहर, तार या सार्वजनिक कोई भी संपत्ति हो उसको नुकसान पहुंचाने में, रोकने में, ठीक है। और अशांति को रोकने में या दबाने में, इन सब तरीक़ों से जनता जो है मजिस्ट्रेट और पुलिस की सहायता कर सकेगी। और ऑप्शन डी धारा 39, इसमें क्या बताया गया? 39 में कुछ अपराधों की सूचना जनता द्वारा दिया जाना। जैसे कि कौन कौन से अपराध हो सकते हैं वो? जैसे कि राज्य के विरुद्ध अपराध, लोक शांति के विरुद्ध अपराध, फिरौती आदि के लिए विवरण, ठीक है। और चोरी करने के लिए, मृत्यु, चोट हुआ, हथियार आदि की तैयारी करना, और लूट डकैती के अपराध, या ना बहुत सारे अपराध हैं और भी, ठीक है। तो ये सारे किस में आएंगे? धारा 39 के अंतर्गत आएंगे। और जैसे कि सीआरपीसी में जो है खाली ज़्यादातर मेन धारा को ही पूछता है, धारा के अंदर से ज़्यादातर नहीं पूछता है। तो इसलिए मैं आपको सलाह दूंगी कि सीआरपीसी के आप ज़्यादातर धारा को मेन हेडिंग याद कर ले धारा की, तो वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होगा, ठीक है। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, दंड प्रक्रिया संहिता में नाम और निवास बताने से इनकार करने पर गिरफ्तारी किस धारा में बताई गई है? मतलब नाम और निवास बताने से जो इनकार करता है उसकी गिरफ्तारी करने पर कौन सी धारा में बताया गया है? इन विच सेक्शन द अरेस्ट इज गिवन फॉर रिफ्यूजिंग टू मेंशन द नेम एंड रेसिडेंस इन द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर? तो बताइए
क्या होगा इसमें हमारा आंसर? नाम और निवास बताने से इनकार करने पर गिरफ्तारी किस धारा में बताई गई है? तो इसमें हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, धारा 42। ठीक है, और मैं बाकी के ऑप्शंस बता देती हूँ आपको। जैसे कि ऑप्शन ए, धारा 45, इसमें क्या बताया गया है? सशस्त्र बलों के सदस्यों का गिरफ्तारी से संरक्षण। ऑप्शन बी, धारा 44, इसमें क्या बताया गया है? मैजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी। ऑप्शन सी, धारा 43, इसमें क्या बताया गया? धारा 43 में प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी और ऐसे गिरफ्तारी की प्रक्रिया। ठीक है, चार ऑप्शंस क्लियर है आपको? चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, दंड प्रक्रिया संहिता में पुलिस का गिरफ्तारियों की रिपोर्ट करना किस धारा में बताया गया है? मतलब दंड प्रक्रिया संहिता यानी CRPC में पुलिस का गिरफ्तारियों की रिपोर्ट करना वो किस धारा में बताई गई है? विच सेक्शन इज रिपोर्टेड इन द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड टू रिपोर्ट एन अरेस्ट टू द पुलिस? तो बताइए क्या होगा इसमें हमारा आंसर? किस धारा में बताया गया है पुलिस का गिरफ्तारियों को रिपोर्ट करना, गिरफ्तारियों की रिपोर्ट करना? तो इसमें हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, धारा 58, धारा 58। ठीक है, और मैं बाकी के ऑप्शन आपको बता देती हूँ। जैसे कि ऑप्शन बी, धारा 59, इसमें क्या बताया गया है? 59 में पकड़े गए व्यक्ति का उन्मोचन। ठीक है, ऑप्शन सी, धारा 60, धारा 60 में क्या बताया गया है? निकल भागने पर पीछा करना और फिर पकड़ लेने की शक्ति। जैसे कि यदि कोई व्यक्ति अभिरक्षा से निकल भागता है या छुड़ा लिया जाता है, तो वो व्यक्ति जिसकी अभिरक्षा से निकल भागा है उसका तुरंत पीछा कर सकता है और वो भारत के किसी भी कोने में उसको गिरफ्तार कर सकता है, किसी भी जगह पे। ठीक है, ऑप्शन डी, धारा 51 यानी धारा 51, इसमें क्या बताया गया है? गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की तलाशी। ठीक है, चार ऑप्शन सबको क्लियर है? चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, दंड प्रक्रिया संहिता में सम्मन का प्रारूप किस धारा में बताया गया है? मतलब हमें ये बताना है कि दंड प्रक्रिया संहिता में सम्मन का जो प्रारूप है वो कौन सी धारा में बताया गया है? इन विच सेक्शन इज द फॉर्मेट ऑफ द रिलेशनशिप स्टेटेड इन द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर? तो बताइए ऑप्शंस देख के क्या होगा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर? तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, धारा 61। क्या बताया गया धारा 61 में? दंड प्रक्रिया संहिता में सम्मन का प्रारूप। ठीक है, बाकी के ऑप्शंस बता देती हूँ मैं। जैसे कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है धारा 62, धारा 62, इसमें क्या है? धारा 62 में सम्मन की तामील कैसे की जाए। ठीक है, ऑप्शन सी, धारा 63, इसमें क्या बताया गया? 63 में नियमित निकायों और सोसाइटियों पर सम्मन की तामील। ऑप्शन डी, धारा 64, इसमें क्या बताया गया है? जब सम्मन किए गए व्यक्ति न मिल सके तब तामील। और सम्मन की जो है 2 प्रति बनाई जाती है और वारंट की 1 प्रति बनती है। ठीक है, चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, दंड प्रक्रिया संहिता में सरकारी सेवक पर तामील किस धारा में बताया गया है? मतलब जो सरकारी सेवक पर तामील की जाती है उसको दंड प्रक्रिया संहिता में किस धारा में बताया गया है? इन विच सेक्शन हैज़ बीन सर्व्ड ऑन द गवर्नमेंट सर्वेंट इन द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर? तो बताइए ऑप्शंस देख के क्या होगा इसमें हमारा राइट आंसर? तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, धारा 66। ठीक है, और बाकी के ऑप्शन मैं आपको बता देती हूँ किसमें क्या दिया हुआ है। ऑप्शन बी, धारा 67, इसमें क्या बताया गया? धारा 67 में स्थानीय सीमाओं के बाहर सम्मन की तामील। ठीक है, और ऑप्शन सी, धारा 68, इसमें क्या बताया गया? 68 में ऐसे मामलों में और तब तामील करने वाला अधिकारी उपस्थित न हो तब तामील का सबूत। ठीक है, और धारा 69 में क्या बताया गया है? साक्षी पर डाक द्वारा सम्मन की तामील। ठीक है, समझ में आ गया आपको? चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, दंड प्रक्रिया संहिता में गिरफ्तारी के वारंट का प्रारूप और अवधि किस धारा में बताया गया है? In which section has a format and duration of the warrant of arrest has been given in the code of criminal procedure? तो बताइए ऑप्शंस देख के क्या होगा इसमें आंसर? गिरफ्तारी के वारंट का प्रारूप और अवधि किस धारा में बताई गई है दंड प्रक्रिया संहिता में यानी कि CRPC में?
इसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, धारा 70, धारा 70। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का। और मैं बाकी के ऑप्शंस आपको बता देती हूँ। ऑप्शन बी में दिया हुआ है धारा 71। 71 में क्या बताया गया है? प्रतिभूति किए जाने का निर्देश देने की शक्ति। ठीक है। ऑप्शन सी धारा 72, इसमें क्या बताया गया है? वारंट किसको निर्दिष्ट होंगे। ठीक है। ऑप्शन डी धारा 73, इसमें क्या बताया गया है? वारंट किसी भी व्यक्ति को निर्दिष्ट हो सकेंगे। ठीक है, 4 ऑप्शन आपको क्लियर है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9, दंड प्रक्रिया संहिता में अधिकारिता के बाहर निष्पादन के लिए भेजा गया वारंट किस धारा में बताया गया है? ठीक है, दंड प्रक्रिया संहिता में अधिकारिता के लिए बाहर निष्पादन के लिए भेजा गया वारंट बताना है हमें, किस धारा में बताया गया है। इन विच सेक्शन इज द वारंट सेंट फॉर एक्सक्लूजन आउट ऑफ जुरिडिक्शन इन द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। तो बताइए ऑप्शंस देख के क्या होगा इसमें हमारा आंसर। अधिकारिता के बाहर निष्पादन के लिए भेजा गया वारंट किस धारा में आएगा? तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, धारा 78। ठीक है, और चलिए बाकी का ऑप्शन बता देती हूँ। ऑप्शन बी धारा 79, इसमें क्या बताया गया है? अधिकारिता के बाहर निष्पादन के लिए पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट वारंट। और ऑप्शन सी धारा 94, इसमें क्या बताया गया है? 94 में उस स्थान की तलाशी जिसमें चुराई हुई संपत्ति, कुटरचित दस्तावेज आदि होने का संदेह है। ठीक है, और धारा 97, इसमें क्या बताया गया है? 97 में संदोष परिरुद्ध व्यक्तियों के लिए तलाशी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हमारे। क्वेश्चन नंबर 10, दंड प्रक्रिया संहिता में अपहृत स्त्री को वापस करने के लिए विवश करने की शक्ति कौन सी धारा में बताया गया है? इन विच सेक्शन हैज़ द पावर टू कंपेल द एब्डक्टेड वुमेन टू बी रिटर्न इन द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। तो बताइए अपहृत स्त्री को वापस करने के लिए विवश करने की शक्ति कौन सी धारा में बताई गई है दंड प्रक्रिया संहिता में? क्या होगा इसमें हमारा राइट आंसर? तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, धारा 98 में बताया गया है अपहृत स्त्री को वापस करने के लिए विवश करने की शक्ति। ठीक है, और मैं बाकी के ऑप्शन से बता देती हूँ आपको। जैसे ऑप्शन बी धारा 99, धारा 99, इसमें क्या बताया गया है? तलाशी वारंटों का निर्देशन आदि। ठीक है, तलाशी वारंटों का निर्देशन आदि के बारे में। और ऑप्शन डी धारा 101, इसमें क्या बताया गया है? अधिकारिता के परे तलाशी में पाई गई चीज़ों का व्ययन। ठीक है, ये धारा 101 में बताया गया है। और ऑप्शन सी धारा 100, ये जो है सीआरपीसी की बहुत इंपॉर्टेंट धारा है। इस धारा के अंदर से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। इस धारा में 8 पॉइंट है, जो मैं 8 पॉइंट आपको बताती हूँ एक एक करके, क्योंकि इस धारा के अंदर से क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले मैं इस धारा के बारे में बता देती हूँ कि धारा 100 में क्या दिया हुआ है। धारा 100 में ये दिया हुआ है कि बंद स्थान से बाहर साधक व्यक्ति तलाशी लेने देंगे। ठीक है, और उसमें सबसे पहले पॉइंट में दिया गया है गृह स्वामी तलाशी में सहयोग करे, मतलब जो घर का मालिक होगा वो तलाशी में सहयोग करेगा। और अगर वो सहयोग नहीं करता है तो सेकंड पॉइंट में बताया गया है अगर वो सहयोग नहीं करता है तो असहयोग की दशा में धारा 47 जो सीआरपीसी की है उसका प्रयोग होगा। ठीक है, और ऑप्शन 3 में क्या बताया गया है? जामा तलाशी संदेह होने पर, मतलब अगर किसी स्त्री पर संदेह है तो उस स्त्री को किसी स्त्री के द्वारा ही तलाशी ली जाएगी। ठीक है, और ऑप्शन 4, ये धारा 100 के ही चल रहे हैं ऑप्शन। ऑप्शन 4 में क्या बताया गया? 2 स्वतंत्र गवाह होंगे, मतलब मोहल्ले के जो कोई 2 स्वतंत्र गवाह होंगे। ठीक है, और ऑप्शन 5 में क्या बताया गया है? तलाशी में जब्त सामान की लिस्ट, मतलब तलाशी में जो जब्त सामान किया जाएगा उसकी एक लिस्ट बनेगी अलग से। और पॉइंट 6 में गृहस्वामी या उसका एजेंट को तलाशी में शामिल करना, मतलब गृहस्वामी जो उस घर का एजेंट होगा वो तलाशी में शामिल होगा। ठीक है, और ऑप्शन 7 में क्या बताया गया है? जामा तलाशी की लिस्ट, मतलब एक जामा तलाशी की अलग से लिस्ट बनेगी। ठीक है, और हमारा लास्ट ऑप्शन है ऑप्शन 8। ऑप्शन 8 में क्या बताया गया है? स्वतंत्र गवाहों के इनकार करने पर 187 आईपीसी की कार्रवाई होगी, मतलब जो हमारे 2 स्वतंत्र गवाह हैं अगर वो इनकार कर देते हैं तो उन पर 187 आईपीसी की
कार्रवाई होगी। ठीक है, आपको समझ में आ गया। धारा 100, इसमें 8 पॉइंट है, तो इसको प्लीज़ अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11, दंड प्रक्रिया संहिता में किस धारा में मजिस्ट्रेट अपनी उपस्थिति में तलाशी ली जाने का निर्देश दे सकता है? मतलब सीआरपीसी में कौन सी धारा है जिसमें मजिस्ट्रेट जो है अपनी उपस्थिति में तलाशी ली जाने का निर्देश दे सकता है? ठीक है, इन विच सेक्शन इन द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कैन अ मजिस्ट्रेट डायरेक्ट द सर्च टू बी कंडक्टेड इन हिज प्रेजेंस? तो बताइए ऑप्शंस देख के क्या होगा इसमें हमारा आंसर। तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, धारा 103। किसके अंदर आएगा? मजिस्ट्रेट अपनी उपस्थिति में तलाशी ली जाने का निर्देश दे सकता है, धारा 103 के अंदर आएगा सीआरपीसी में। और बाकी के ऑप्शंस बता देती हूँ, जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ। ऑप्शन बी, धारा 108। धारा 108 में क्या दिया हुआ है? राजद्रोहात्मक बातों को फैलाने वाले व्यक्तियों के सदाचार के लिए प्रतिभूति। और ऑप्शन सी, धारा 109। धारा 109 में क्या बताया गया है? संदिग्ध व्यक्तियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति। ठीक है। और ऑप्शन डी, धारा 110। धारा 110 में क्या बताया गया है? आभ्यासिक, जैसे कि आदतन अपराधियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, दंड प्रक्रिया संहिता में इत्तला की सच्चाई के बारे में जांच किस धारा में बताया गया है? मतलब जो इत्तला की सच्चाई है उसकी जांच के बारे में कौन सी धारा में बताया गया है दंड प्रक्रिया संहिता यानी कि सीआरपीसी में? इन विच सेक्शन हैज़ द इंक्वायरी बीन टोल्ड अबाउट द ट्रुथ इन द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर? बताइए क्या होगा इसमें हमारा आंसर। इत्तला की सच्चाई के बारे में जांच किस धारा में बताई गई है? तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, धारा 116। ठीक है, क्या बताया गया धारा 116 में? इत्तला की सच्चाई के बारे में जांच। ठीक है, और बाकी के ऑप्शन बता देती हूँ, जैसे कि ऑप्शन बी, धारा 118। इसमें क्या बताया गया है? उस व्यक्ति का उन्मोचन जिसके विरुद्ध इत्तला दी गई है। ऑप्शन सी, धारा 121। इसमें क्या बताया गया है? प्रतिभूतों को अस्वीकार करने की शक्ति। ठीक है, और ऑप्शन डी, धारा 122। इसमें क्या बताया गया है? प्रतिभूति देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, दंड प्रक्रिया संहिता में पत्नी, संतान और माता पिता के भरण पोषण के आदेश किस धारा में बताया गया है? मतलब पत्नी, संतान और माता पिता के भरण पोषण का जो आदेश है वो कौन सी धारा में बताया गया है सीआरपीसी की में, ये बताना है हमें। इन विच सेक्शन वॉज द ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस ऑफ वाइफ, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स गिवन इन द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर? बताइए ऑप्शन देखिए हमारा राइट आंसर क्या होगा इसमें। तो इसमें भी हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, धारा 125। धारा 125 में बताया गया है। ठीक है, चलिए मैं आपको बाकी के ऑप्शंस बता देती हूँ कि कौन सी धारा में क्या बताया गया है। ऑप्शन बी, धारा 129। धारा 129 में क्या बताया गया है? सिविल बल के प्रयोग द्वारा जमाव को तितर बितर करना। मतलब सिविल बल का जो प्रयोग करता है वो जो भीड़ भाड़ जमा हो जाती है उसको तितर बितर करना, अलग अलग करना। ऑप्शन बी, धारा 130। इसमें क्या बताया गया है? जमाव को तितर बितर करने के लिए सशस्त्र बल का प्रयोग करना, अगर जरूरत पड़ती है तो सशस्त्र बल का प्रयोग कर सकते हैं। धारा 131। इसमें क्या बताया गया है? जमाव को तितर बितर करने की सशस्त्र बल के कुछ अधिकारियों की शक्ति के बारे में। ठीक है, चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14, दंड प्रक्रिया संहिता में मानहानि के लिए अभियोजन किस धारा में बताई गई है? मतलब जो मानहानि होती है उसके लिए अभियोजन कौन सी धारा में बताया गया है ये बताना है हमें। इन विच सेक्शन इज द प्रोसिक्यूशन फॉर डिफेमेशन स्टेटेड इन द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर? तो बताइए क्या होगा इसमें आंसर हमारा राइट। तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, धारा 199 में बताया गया है मानहानि के लिए अभियोजन। ठीक है, और मैं आपको बाकी के ऑप्शंस बता देती हूँ। ऑप्शन बी, धारा 207। इसमें क्या बताया गया है? धारा 207 में अभियुक्त को पुलिस रिपोर्ट या अन्य दस्तावेजों की प्रतिलिपि देना। और ऑप्शन सी, धारा 294। धारा 294 में क्या बताया गया है? धारा 294 में तो धारा 294 में क्या बताया गया है? कुछ दस्तावेजों का औपचारिक सबूत आवश्यक ना होना।
ठीक है। और ऑप्शन डी धारा 350, धारा 350 में क्या बताया गया है, समन के पालन में साक्षी के हाजिर न होने पर उसे दंडित करने के लिए संक्षिप्त प्रक्रिया। ठीक है, क्लियर है आपको क्वेश्चन। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, दंड प्रक्रिया संहिता में महानगर मजिस्ट्रेट का निर्णय किस धारा में बताया गया है। हमें ये बताना है कि महानगर मजिस्ट्रेट का जो निर्णय है वो कौन सी धारा में बताया गया है। इन विच सेक्शन इज द डिसीजन ऑफ द मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट स्टेटेड इन द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। तो बताइए ऑप्शंस देख के क्या होगा इसमें हमारा राइट आंसर। महानगर मजिस्ट्रेट का निर्णय कौन सी धारा में बताया गया है, तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, धारा 355। ठीक है, ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बाकी के ऑप्शंस मैं आपको बता देती हूँ, जैसा कि ऑप्शन बी, धारा 377। धारा 377 में क्या बताया गया है, राज्य सरकार द्वारा दंडादेश के विरुद्ध अपील। ठीक है, राज्य सरकार द्वारा दंडादेश के विरुद्ध अपील बताया गया है धारा 377 में। और ऑप्शन सी, धारा 443। तो धारा 443 में क्या बताया गया है, जब पहले ली गई जमानत अपर्याप्त है तो पर्याप्त जमानत के लिए आदेश देने की शक्ति। और ऑप्शन डी, धारा 458। धारा 458 में क्या बताया गया है, जहां 6 मास के अंदर कोई दावेदार हाजिर ना हो वहां की प्रक्रिया। ठीक है, चलिए आज की हमारी ये सीआरपी से क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे और आपको सारी धाराएं अच्छे से याद हो जाएंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपके लिए कुछ अलग टॉपिक से कुछ अलग क्वेश्चंस लेके आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ऐसे पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।